राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वावधान में मैं हिंदी विषय के अंतर्गत श्रीमती प्रकाशी सेमवाल, सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महरगांव, विकासखंड थौलधार, जिला टिहरी गढ़वाल से हूँ। आज हम हिंदी विषय कक्षा 7 हिंदी विषय को पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि पाठ्यपुस्तक है वसंत भाग 2। इसके अंतर्गत हम आज पहले अध्याय को लेने जा रहे हैं, जो कि शीर्षक का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आइए इसका हम सस्वर वाचन करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो ये पंक्तियां हमने आपके सामने गाकर सुनाई है, ताकि इसमें वह भाव बन पाए। ये जो कविता है ये शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। तो आइए इस कविता के अंतर्गत जो शिक्षण अधिगम के जो बिंदु हैं उन पर हम नजर डालते हैं। तो सर्वप्रथम जो इसका हमने वाचन किया, जो इसका अधिगम का जो बिंदु था वह था कि हम इस कविता को सस्वर रूप से इसका हमने वाचन किया है। दूसरा जो इसका बिंदु है वह है कविता का हम भावार्थ को अब जानेंगे। और जो तीसरा जो अधिगम का बिंदु है वह है शब्दों के अर्थ, अर्थात इसमें आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को हम जानेंगे, ताकि हम कविता के भाव को समझ सकें। और इस कविता में कुछ शब्द आए हैं जिनके की कई पर्याय होते हैं, जिनके की कई समानार्थ होते हैं। तो इस कविता में हम ऐसे कुछ पर्यायवाची शब्दों को भी जानेंगे। और
इसके साथ इसमें भाषा की बात करें तो इसका जो अगला बिंदु है वह है विशेषण। अर्थात इस कविता में व्याकरण के तौर पर हम विशेषण को भी जानेंगे कि इसमें कौन सा विशेषण आया है। और इसके साथ ही इस कविता में सामासिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, तो इसमें हम द्वंद्व समास को हम जानेंगे कि द्वंद्व समास क्या होता है। आइए अब इस कविता के भावार्थ को हम जानते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे। शिव मंगल सुमन ने इन पंक्तियों में चिड़िया की मनोदशा को व्यक्त किया है कि एक चिड़िया जो पिंजरे में कैद है, किस प्रकार से वह व्यथित है, दुखी है, उसे उस पिंजरे में रहना स्वीकार नहीं। तो उसकी मनोदशा को हम यहाँ पे जानते हैं। चिड़िया कह रही है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त अर्थात स्वच्छंद, खुलेपन में, जो हमारी प्रकृति है, हमें खुले आसमान में स्वच्छंद रूप से विचरण करना अच्छा लगता है। पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे। अगर आप हमें पिंजरे में कैद करते हो तो हमारी वह प्रकृति नहीं बनेगी, हम उसी प्रकार से स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे जिस प्रकार से कि हम खुले आसमान में अपनी स्वच्छंदता के साथ विचरण करते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों, अब कनक का अर्थ यहाँ पर सोना से है, अर्थात जो वो पिंजरा है, वो जो सोने का पिंजरा है, वो पिंजरा क्या है हमारे लिए? आपके लिए वह सोने का होगा, लेकिन हमारे लिए वह क्या है? बेकार है, क्योंकि उसमें हमारी जो स्वतंत्रता है वह समाप्त हो रही है। यह जो सोने का पिंजरा है, इस पिंजरे में हमारा नुकसान ही है। हमारे जो पंख हैं पुलकित, जो हमारे खुले हुए पंख हैं, जिन पंखों में हम खुश रहते हैं, जब वही पंख हमारे टूट जाएंगे तो फिर हमारा जीवन ही किस योग्य रहेगा? अर्थात हमारा जीवन फिर असहाय हो जाएगा। तो हमें वह सोने का पिंजरा कतई भी पसंद नहीं है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हमें कौन सा जल स्वीकार है? वही प्रकृति का खुला जल, खुली नदी का जल हमें पसंद है। हम उसमें ही क्या है? खुश हैं। अगर हमें वह जल नहीं मिला तो हम क्या है? मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम अपनी स्वाभिमान से वहीं रहना चाहते हैं। हमें आपका पिंजरा बिल्कुल पसंद नहीं है, हम उस पिंजरे में बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। कहीं भली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदासी। भाई हमारे लिए तो क्या है? वह कटुक से मतलब है कड़वी, और निबोरी से मतलब है जो नीम है, जो नीम के जो दाने होते हैं, उन दानों को निबोरी कहा जाता है। तो हमें वह, भले ही वह कड़वा है, तो हमें वही पसंद है, ना कि हमें कनक कटोरी की मैदा से, कोई सोने की कटोरी में अगर हमें अच्छे व्यंजन दे दें, मैदा मतलब एक अच्छे व्यंजन की तुलना की है, तो हमें वह पसंद नहीं है। हमें क्या पसंद है? हमें वही जो है कटुक निबोरी पसंद है, जो हमारी प्रकृति में है, जिसको हम अपनी दिनचर्या में लेते हैं, हमें वही पसंद है। हमें आपकी जो है ये कनक जो कटोरी है, जो सोने की कटोरी में आपने हमें व्यंजन दिए, हमें वह कतई भी पसंद नहीं है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन जहां पर की सीमा समाप्त हो जाती है ना? जैसे क्षितिज है, क्षितिज से तात्पर्य है जब धरती और आकाश दोनों एक समान एक जगह पर दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यहाँ पर धरती और आकाश का क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। तो उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। तो पक्षी यही अपनी मन की व्यथा को कह रही है कि मुझे वह क्षितिज पर जाना है।
मुझे उस क्षितिज पर जाना है जहां पर कि आकाश और धरती एक हो रहे हैं। मेरे लिए वह बेहद खुशी का पल होगा जब मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगी, क्योंकि वह मेरी मंजिल है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। मुझे उसी क्षितिज पे जाना है, वहीं पर मेरा मिलन होना है। मेरी कल्पना है, मेरी आशा है कि मैं उस क्षितिज पर जाऊं और वहां पर मेरा क्या हो, एक सुंदर सा मिलन हो, ताकि मैं वहां पर क्या हूं, संतुष्ट हो जाऊं, खुश हो जाऊं। या तंती सांसों की डोरी, चाहे मुझे उसके लिए कितना ही प्रयास क्यों ना करना पड़े, अपनी सांसों को एक क्यों ना करना पड़े, मेरी सांसों में चाहे कितना तनाव क्यों ना हो, लेकिन मुझे उसी क्षितिज पर पहुंचना है, क्योंकि वह ही मेरी मंजिल है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ अर्थात घोंसला, जो पक्षी का घोंसला है। मैं यह नहीं कह रही हूं कि मुझे आप क्या है, घोंसला दीजिए, किसी घोंसले में मेरा स्थान हो, बल्कि चाहे टहनी का, मुझे यह नहीं आशा है कि मुझे किसी भी टहनी पर आप एक घोंसला दे दीजिए। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे मेरे आश्रय को क्या करो, तुम तोड़ दो, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, जब मेरे पास पंख है तो मैं उन पंखों से उड़ना चाहती हूं, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार मैं उन पंखों से उड़ना चाहती हूं, उस क्षितिज पर मिलना चाहती हूं। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, जो मेरे अंदर की अभिलाषा है, जो मेरे अरमान हैं, मुझे वहां तक जाने दीजिए। मैं वहां जाने के लिए बहुत आकुल हूं, बहुत व्यथित हूं। यह मेरे मन की पीड़ा है कि मेरे मार्ग में बाधाएं ना डालिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हमें यह जो स्वर्ण श्रृंखला है, स्वर्ण श्रृंखला से तात्पर्य यहाँ पे जो पिंजरे में जो तीलियां बनी हैं, वह क्या है, एक सोने की जो तीलियां हैं, जो वो स्वर्ण श्रृंखला है, उसमें क्या है, मैं अपनी गति को सब भूल गई हूं, मैं अपनी प्रकृति को भूल रही हूं। जो मेरी प्रकृति में उड़ना है, वह जो सोने की जो तीलियां हैं, उसने मेरे पर को क्या कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। मैं अब उड़ने में असमर्थ हो रही हूं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु अर्थात वृक्ष, पेड़। जो पेड़ है उसकी जो फुनगी है, फुनगी का अर्थ जो पेड़ की जो टहनी होती है, उसके जो सबसे आगे का जो भाग होता है, उसे फुनगी कहा जाता है। तो मुझे उस तरु की फुनगी पर ही बैठना है, मुझे वहीं पर आनंद आता है, मेरी खुशी वहीं पर है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। हमारे ऐसे अरमान थे, हमारी ये ऐसी अभिलाषा थी कि हम क्या है, उस नीले नभ में, उस आकाश में स्वच्छंदता के साथ हम उड़ते, विचरण करते, और क्या है, अपनी अभिलाषा को, जो हमारी मन की इच्छा है, उसको हम प्राप्त कर पाते। काश ऐसा होता। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। और जो हमारी चोंच है, उस चोंच से हम क्या करते, जो आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं, वह तारे कैसे हैं हमारे लिए, अनार की भांति है। तो उन अनार के दानों को हम क्या है, अपनी चोंच में भरते, अर्थात उन तारों के साथ हमें कितना आनंद महसूस होता। तो हमारी यही अभिलाषा है कि हम क्या है, हमें स्वच्छंद रहने दो, हमें खुले विचरण में चलने दो। आइए अब कुछ कठिन शब्दों में नजर डालते हैं। इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं, जब हम इनके अर्थ को जानेंगे तभी हम इसके भावार्थ को समझेंगे। तो उन्मुक्त
जो पहला शब्द है उन्मुक्त, उन्मुक्त से तात्पर्य है स्वच्छंद अर्थात खुलापन, जिसमें किसी की रोक टोक ना हो। स्वच्छंदता, अपनी इच्छा के अनुसार, उसे कहते हैं उन्मुक्त। पुलकित, पुलकित का मतलब है खुश होना, पुलकित प्रसन्न होना। कटुक निबोरी, कटुक निबोरी, कटुक से मतलब है कड़वा और निबोरी है नीम के दाने। तो कड़वे नीम के जो दाने हैं उन्हें कटुक निबोरी कहा गया है। तरु, तरु का मतलब पेड़, वृक्ष। फुनगी, फुनगी क्या है? जो पेड़ की टहनी होती है उसके जो सबसे आगे का जो भाग होता है उसे फुनगी कहते हैं। फिर है कनक, कनक क्या है? सोना है। ऐसे तो कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, परंतु इस कविता में कनक का तात्पर्य सोना से लिया गया है कि जो पिंजरे में जो तीलियां हैं वो कनक की तीलियां हैं। फिर है अरमान, अरमान इच्छा, जो हमारी अभिलाषा है, हमारी अरमान, हमारी इच्छा, हमारी अभिलाषा। और इसके बाद क्षितिज, क्षितिज अर्थात जहां पर धरती और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर धरती और आकाश का क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। वह स्थान है क्षितिज। फिर है नीड़, नीड़ का मतलब है घोंसला, जहां पर कि पक्षी रहते हैं। आइए अब प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। इसमें क्या प्रश्न है, कवि क्या पूछना चाह रहे हैं? हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? तो आपने यह कविता पढ़ी है, इसके आधार पर आपको इसके उत्तर देना है कि किस तरह से जो है पक्षी, चाहे पिंजरे में उसे कितनी ही सुख सुविधाएं क्यों न मिल रही हों, लेकिन वह उस पिंजरे में खुश नहीं है। उसे उसमें उचित रूप से क्या दिया जाता है? भोजन दिया जाता है, पानी दिया जाता है, उसकी पूरी देखभाल उसमें हो रही है, लेकिन फिर भी पक्षी उसमें क्या है? खुश नहीं है। तो इसका तात्पर्य पक्षी की प्रवृत्ति कैसी है? वह अपनी ही प्रवृत्ति में रहना चाहती है। तो कुछ इसी तरह से आपको भी इसका उत्तर बताना है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उन्मुक्त रहते हुए अर्थात स्वच्छंद, खुलेपन में रहते हुए पक्षी क्या क्या करना चाहते हैं? उनकी क्या इच्छाएं? खुले आसमान में उड़ना, किसी पेड़, हरे भरे पेड़ पर, किसी भी पेड़ पर बैठना, किसी भी फल को ग्रहण करना, किसी भी नदी में, किसी भी पहाड़ में घूमना, ये उसकी क्या है? प्रवृत्ति है। तो उसकी कौन कौन सी इच्छाएं हैं ये आपको बताना है। और इसी प्रकार से आपको कविता में ये जो पंक्तियां आई है इसका आपको भाव स्पष्ट करना है। जैसे या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। जो चिड़िया की जो छटपटाहट है, जो पिंजरे में बंद है, वह किस प्रकार से अपनी मन की जो उसकी व्यथा है उसको बता रही है कि मुझे तो बस उस क्षितिज से मिलना है, मुझे तो उस मंजिल तक जाना है जहाँ पर कि मेरी मन की क्या है? बहुत तीव्र इच्छा है। चाहे मुझे वहाँ पर जाने में मुझे कितनी तकलीफ ही क्यों ना उठानी पड़े, मुझे कितना कष्ट ही क्यों ना सहन करना पड़े, लेकिन मुझे तो बस कहाँ जाना है? उस क्षितिज पर जाना है। कुछ इसी प्रकार से आप इसका भाव को बताएंगे। अब इस पाठ में आए हुए कुछ भाषा में व्याकरण की बात करते हैं कि इसमें विशेषण क्या शब्द आए हैं। ऐसे ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें कि विशेषण है? विशेषण अर्थात जो संज्ञा और सर्वनाम की बारे में बताते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। अर्थात संज्ञा के जो गुण बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे इसमें श्रृंखला आई थी, श्रृंखला से मतलब है जो तीलियां हैं वो कैसी हैं, सोने की हैं। तो तीली से मतलब श्रृंखला यहां पर क्या है, संज्ञा का शब्द है, लेकिन वह तीलियां कैसी हैं, सोने की हैं, है ना, या वह लोहे की हैं या वह चांदी की हैं, उसके बारे में बता रहा है। तो ये श्रृंखला किसकी है, सोने की है। तो यह क्या है, आपका गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से लाल किरण, किरण क्या है, संज्ञा शब्द है, लेकिन किरण कैसी है, लाल है। तो ये जो है ये गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से कविता में भी ऐसे कई शब्द आए हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जिसमें गुणवाचक विशेषण है। ऐसे इस प्रकार से इसमें कई शब्द आए हैं, वह आपको स्वयं करने हैं। आइए अब समास की बात करते हैं। समास क्या है? समास का जो अर्थ है वह है किसी भी चीज का संक्षिप्तीकरण, अर्थात योग, किसी चीज को जोड़ना। किसी भी चीज को हम, जब कोई शब्द होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसको संक्षिप्त तौर पर जब लिखा जाता है तो उसे समास कहते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को क्या कहा जाता है, सामासिक शब्द कहा जाता है। समास के कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसके जो दो पद होते हैं, समास में जो पद होते हैं, कई पद होते हैं, तो जो समास के जो दोनों पद, जो द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं वह कैसे होते हैं, समान होते हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, वह क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे समास को हम, जिनके दोनों पद समान होते हैं, उन्हें कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे इसमें आए हैं भूखे प्यासे। भूखे और प्यासे दोनों क्या है, दोनों के पद में क्या है, प्रधानता है। इसके कोई पद में ऐसा नहीं कि कोई एक पद प्रधान है, मुख्य है, नहीं, दोनों पद इसमें क्या है, समान है। तो जब दोनों पद प्रधान होते हैं, समान होते हैं, मुख्य होते हैं, तो वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है, और शब्द दिया रहता है। जैसे इसमें है सुख, भूखे, प्यासे, तो भूखे और प्यासे। इसी प्रकार से आपको ऐसे शब्द कुछ और दिए गए हैं, जैसे माता पिता। माता और पिता दोनों पद क्या है, प्रधान है इसमें। इसी प्रकार से सुख और दुख। सुख दुख, हम सुख और दुख भी कहते हैं और सुख दुख भी कहते हैं। इसमें और क्या है, एक तामसिक जो शब्द है इसका, ये है। फिर है दिन रात, दिन और रात। तो इसी प्रकार से यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए थे। आप भी इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण आप अपनी कॉपी पर लिख कर लाएंगे। पाठ में आए हैं या कहीं और से भी आप लिख के ला सकते हैं, ताकि आपका शब्दकोश बढ़े, आप जानें कि ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जो द्वंद्व समास कहलाते हैं। आइए अब गृह कार्य पे बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये शब्द लिखे हैं, जैसे इसमें लिखे हैं पंछी। पंछी का मतलब है पक्षी, चिड़िया, विहग, खग। ये क्या है, इसके पर्याय हैं, किसके, पंछी के। इसी प्रकार से गगन। गगन, गगन का अर्थ है आकाश, आसमान, व्योम, अंबर। इसी प्रकार से आप जितने आपको आते हैं आप उनको लिखते जाएंगे। फिर है जल। जल, पानी, नीर, अम्बु, तोय। यह आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा और कई पाठों में आपने इसको देखा होगा। फिर है तरु। तरु से मतलब पेड़, अर्थात वृक्ष, पेड़, विहप,
विटप, ये क्या है, पेड़ के पर्यायवाची हैं। और इसी प्रकार से फिर क्या है, नभ। नभ भी आकाश, जैसे गगन है ना, ऐसे नभ, आसमान, अंबर, व्योम, ये इसके पर्यायवाची आपने घर से करके लाने हैं। तो इस प्रकार से यह जो आपका पाठ था, इसमें आए हुए आपने सर्वप्रथम तो क्या है, कविता के भावार्थ को जाना। यह कविता आपको याद करनी है और इस कविता के भाव को समझते हुए इसको, यह वास्तव में जो है एक पक्षी की ही मनोदशा को नहीं बताया गया इसमें, अपितु इसमें एक ऐसे व्यक्ति की भी मनोदशा को परिलक्षित यहाँ पर किया गया है, जो व्यक्ति अपने स्वच्छंद तरीके से रहता है, उसका विकास अधिक होता है, बजाय इसके कि कोई व्यक्ति किसी के दबाव में आके कोई कार्य करे तो वह अपने कार्य को उतनी निपुणता से नहीं कर पाता है। तो हमें ऐसे परिवेश को ढूंढना है, ऐसे परिवेश में रहना है जहां पर हम अपने विकास को, अपने समाज के विकास को देखें, हम उसे किस तरीके से अपनी दिशा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम किसी के दबाव में आके जब कोई कार्य करते हैं तो हम उसको उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पक्षी कह रहे हैं। जो पक्षी की प्रवृत्ति है, वास्तव में हर प्राणी की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, अपनी अपनी प्रकृति होती है। वह उसी प्रकृति में रहकर उसका विकास संभव होता है। यह हर प्राणी की यही दशा होती है, वह अपनी प्रकृति में रहना चाहता है, तभी उसका विकास हो पाता है। तो इस तरह से हमने ये जो कविता थी, इस कविता का सस्वर वाचन किया, इसके भावार्थ को समझा, इसके अभ्यास प्रश्नों पर हमने नज़र डाली और उसको समझने में हम सहायक हुए हैं कि किस तरीके से पक्षी की जो मनोदशा है। और इसके अंतर्गत हमने भाषा की बात करते हैं, भाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने विशेषण, जो कि गुणवाचक विशेषण हमने पढ़ा है। अगले पाठों में आपको फिर अन्य विशेषण के बारे में बताएंगे। अभी आपको यहाँ पर गुणवाचक विशेषण को समझना था। इसके अतिरिक्त इस पाठ में समास आए हैं। समास के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने द्वंद्व समास के बारे में जाना कि किस तरीके से जो है जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो इस ऐसे ही उदाहरण आपने भी देने हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हमने कुछ पर्यायवाची शब्दों को जाना। एक शब्द के कई और नाम भी होते हैं। इसके अतिरिक्त आप अन्य शब्दों को भी ले सकते हैं ताकि आप अपने शब्दकोश को बढ़ा सकें और आप हिंदी भाषा को और अच्छी तरीके से जानें। तो ये इस तरह से हमारा जो पाठ था ये यहाँ पर हमारा समाप्त होता है और अब आपको अगली कक्षाओं में फिर हम आपको ले चलेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे। धन्यवाद।